अभी हम लोग बात करेंगे क्लाउसियस इनइक्वलिटी को लेकर के। इसके पहले आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लाउसियस पे स्टेटमेंट आप लोग पढ़े हो। इसके साथ लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी यूनिवर्स का कैसे बढ़ते जा रहा है इसके बारे में आप लोग स्टडी किए हो। अगर एंट्रोपी के बारे में आप लोग नहीं जानते हो और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर आप लोग अनभिज्ञ हो तो एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर पहले देखिएगा। एंट्रोपी क्या है, ये फार्मूला एंट्रोपी का कैसे आया, ये पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही हम लोग क्लाउसियस इनइक्वलिटी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन यहाँ पर ये एक इनइक्वलिटी साइन है, मीन्स डेल्टा एस या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस इनइक्वलिटी को इक्वल टू जीरो तब होगा हम लोग देखेंगे जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, लेकिन नेचर में जो भी चेंजेस है वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इस इनइक्वलिटी को हम लोग क्लाउसियस इनइक्वलिटी के नाम से हम जानते हैं। तो क्लाउसियस इनइक्वलिटी को अगर हम लोग को साबित करना है तो नेचर का जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स में, खास करके उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें कि हम लोग को पता चलता है हीट का फ्लो किधर होगा। हीट क्या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करेगा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो करेगा, इससे जुड़ा हुआ बात हम लोग को सेकंड लॉ में मिलता है। या तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का कंडीशन क्या है, क्या पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, ये भी हम लोग सेकंड लॉ में हम लोग जानते हैं। तो सेकंड लॉ में खास करके केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है जो आप लोग पढ़े हो, उसमें आप लोग देखे हो जो हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो रिजर्वर होना चाहिए। एक का नाम है सोर्स और दूसरा का नाम है सिंक, जो कि हीट इंजन में हम लोग देखते हैं। ये हीट इंजन का ये वर्किंग सब्सटेंस ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेगा और इस Q1 अमाउंट ऑफ हीट का एक पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा और कुछ हीट वो रिजेक्ट कर देगा Q2 हीट सिंक में, ताकि वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो कितना वर्क में कन्वर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना अगर है तो हमारे पास दो रिजर्वर होना चाहिए। एक रिजर्वर को बोलते हैं सोर्स, जिसका टेम्परेचर होगा ज़्यादा, और सिंक जिसका टेम्परेचर होगा कम। तो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में ये जोड़ दिया गया है जो हीट को वर्क में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो रिजर्वर होना चाहिए, एक का नाम है सोर्स, एक का नाम है सिंक। तो सोर्स से कुछ हीट लेगा, उस हीट का एक पार्ट को ही वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता। यही बोल रहा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट there cannot be perfect heat engine which may convert all the heat taken from source। पूरा जो हीट सोर्स से जो लिया जा रहा है, जो भी हीट यहाँ पर हम Q1 लिए, यहाँ पर मान लीजिए Q हीट जो सोर्स से लिया जा रहा है, सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पर हम T1 माना है, यहाँ पर टेम्परेचर T मान लिया। तो जो Q हीट सोर्स से लिया जा रहा है टेम्परेचर T में, इस पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, यही केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बता रहा है। तो ये अगर ऐसा करें तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अमाइंड करता है। तो मान लिया जाए, जैसे हम तो यहाँ पर बोल दिए पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, यही केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बता रहा है। लेकिन मान लिया जाए इसको इस फॉर्म, इस इक्वलिटी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे
तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा अगर होता है पूरा पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना भी संभव, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सोर्स वुड डिक्रीज बाय Q/T। जब कोई रिजर्वर से हम लोग हीट ले लेंगे तो उस रिजर्वर का जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट बाय टेम्परेचर, तो कहीं से अगर हीट हम ले लेंगे, उससे हीट अगर निकाल लेंगे हम लोग तो एंट्रोपी घटता है, और कोई सिस्टम में हीट अगर हम डाल देंगे तो उसका एंट्रोपी बढ़ता है। ये याद रखिएगा, इसका पहला भी वीडियो में हम लोग बात किए थे। एंट्रोपी एक तरह का डिसऑर्डरनेस को बता रहा है, और हमारा हीट एनर्जी भी डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कोई सिस्टम से हीट अगर हम ले ले रहे हैं तो इसका मतलब उसका डिसऑर्डरनेस को हम ले ले रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस को अगर हम ले लेंगे उसका ऑर्डरनेस बढ़ेगा, ऑर्डरनेस बढ़ेगा मैंने उसका एंट्रोपी घटेगा, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी है। तो कोई सिस्टम से अगर हीट हम ले ले रहे हैं तो उसका एंट्रोपी क्या होगा ना, एंट्रोपी वुड डिक्रीज, उसका एंट्रोपी घट जाएगा। कितना घटेगा ना, Q/T। लेकिन अगर पूरा पूरी हीट को वर्क में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्किंग सब्सटेंस फिर से अपना उसी अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरी हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, कुछ हीट को रिजेक्ट अगर सिंक में नहीं कर तो फिर से वर्क, अगर सिंक में हीट को अगर Q2 हीट को रिजेक्ट कर देंगे, Q2 हीट को रिजेक्ट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि वर्किंग सब्सटेंस अपना इनिशियल स्टेट में आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो ये स्टेप फॉलो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा हीट को हम वर्क में कन्वर्ट, अगर ऐसा चूंकि हम मान रहे पूरा हीट को वर्क में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरी हीट अगर वर्किंग सब्सटेंस अगर पूरा ले ले और उस पूरा हीट को एकदम यूटिलाइज कर दे वर्क में, तो जो हीट था वही हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, इसमें कोई हीट और रहा नहीं, तो वो अपना इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। इनिशियल स्टेट में आ जाएगा का मतलब है पूरा सर्कल को, साइकिल को कंप्लीट करने के बाद उसका वो इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। इनिशियल स्टेट में आ जाएगा मीन्स उसका एंट्रोपी ना बढ़ेगा ना घटेगा, एंट्रोपी खाली घटेगा किसका, सोर्स का घटेगा। तो एंट्रोपी सोर्स का घटेगा, हम लोग पूरा चेक करते हैं एंट्रोपी सोर्स और सराउंडिंग, सराउंडिंग में भी एंट्रोपी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो रहा है, सोर्स का घट रहा, सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टोटल एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। हम लोग जानते हैं नेचर में जो भी प्रोसेस चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, और अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी का चेंज जीरो होगा। लेकिन एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में डिक्रीज नहीं होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो जीरो होगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा माने जो पूरा हीट को वर्क में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या है या सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो इसका मतलब है हमारा जो एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगा, तो एंट्रोपी अगर डिक्रीज नहीं होगा तो एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा। तो ये भी एक पार्ट है, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ये फॉलो करना। फिर क्लाउसियस का स्टेटमेंट जो हम लोग देखे थे, खास करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, क्लाउसियस का स्टेटमेंट अलाउ करता है हीट को फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हीट जा सकता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, लेकिन उसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कुछ वर्क सिस्टम पे करना पड़ेगा। हीट इंजन में सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस वर्क करेगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर में हम लोग को बाहर से वर्क करवाना पड़ता है, बाहर से अगर हम एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा अगर वर्क करवाएं तो क्या होगा, हीट सिंक से हीट जाएगा कहां पर, सोर्स के तरफ हीट जाएगा, तो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो हो सकता है, लेकिन शर्त यही है अगर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कुछ वर्क किया गया। जैसे सिंपल एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, पानी नेचुरली वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, पानी हमेशा ऊंचा से नीचे की तरफ ही बहता है, लेकिन नीचे से ऊपर भी पानी जा सकता है। अगर हम लोग मोटर वगैरह या पंप वगैरह का यूज अगर हम लोग करते हैं तो वो जा सकता है, बाहर से कोई सोर्स अगर हम लगाएं तो जा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर क्लाउसियस का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है
एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर जो होगा, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर unaided by external agency may transfer heat from cold body at temperature T2 to hot body at temperature T1। मीन्स बोल रहा जो एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर अगर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा अगर वर्क कराया जाए तो उसमें क्या होगा, हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा सकता है। लेकिन बोल रहा अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी अगर नहीं देंगे, अनएडेड, ये बोल रहा चीज को समझिए, अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी से एड करेंगे उसको, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा अगर काम करवाएंगे तो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा। लेकिन बोल रहा कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा जिसको कि बाहर से अगर हम कोई सहारा ना दे तब हीट फ्लो करेगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, हीट फ्लो करेगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तब फ्लो कर सकता है अगर बाहर से हम एक्सटर्नल को एजेंसी के द्वारा थोड़ा एड दिया जाए। लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा अगर कोई एड ना दिया जाए तो हीट कभी भी नहीं फ्लो करेगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। ये बोल रहा क्लाउसियस लॉ। तो मान लिया जाए एक्सटर्नल एजेंसी हम नहीं कर रहे लेकिन हीट फ्लो कर रहा कहां से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। तो इधर से जब हीट ले लेंगे, सिंक का जब हीट हम लोग ले लेंगे, कितना हीट ले लेंगे, Q2 हीट ले लेंगे, तो सिंक का एंट्रोपी कितना डिक्रीज हो रहा है, हीट जब लेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है कितना, Q/2। और सोर्स को हम लोग हीट दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं, Q1 हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर कितना है T1। तो सोर्स को हीट देने में क्या होगा, सोर्स का एंट्रोपी बढ़ जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ रहा है Q/T1। तो सिंक का एंट्रोपी घट रही है, सोर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ज्यादा घट रहा है कि ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है। हम लोग जानते हैं सोर्स का टेम्परेचर ऑलवेज ज्यादा है, सिंक का टेम्परेचर कम है, तो T2 कम है। तो T2 अगर कम है, जैसे Q/T2 और ये है Q/T1, अगर मान लीजिए Q अगर 10 है तो Q अगर 10 है सपोज और T2 हमारा 2 है तो आंसर आएगा हमारा 5। और फिर सेकंड पार्ट Q/T1, T1 तो ज़्यादा है तो Q तो हम क्या लिए 10 लिए और T1 ज़्यादा है हम 5 लेंगे तो आंसर आएगा क्या 2 आएगा आंसर। इसका मतलब ये हमारा ज़्यादा है, ये हमारा कम है। इसका मतलब एंट्रोपी किसका, सिंक का एंट्रोपी 5 घट रहा और सोर्स का एंट्रोपी 2 बढ़ रहा, तो पूरा क्या हो रहा, 5 घट रहा 2 बढ़ रहा, तो कितना घट रहा हमारा 3 घट रहा है, डिक्रीज हो रहा 3। लेकिन हम लोग क्या देखें, जो एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग का डिक्रीज हो रहा है कितना, Q/T2 माने 5, Q/T1 माने 2, तो 5 और 2 माने कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 डिक्रीज हो रहा है, 3 -3 माने -9 माने डिक्रीज हो रहा है, 3 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम और सराउंडिंग में एंट्रोपीज का पहले हम लोग पढ़े, आइदर एंट्रोपी हमारा कांस्टेंट रहेगा अगर चेंज होगा रिवर्सिबल, या तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज हो रहा है, कब क्या मानने से डिक्रीज हो रहा है, क्या मान के हम लोग चले थे, हम माने थे कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रहा, हीट फ्लो कर रहा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अगर बिना एक्सटर्नल सोर्स का अगर काम करेगा तो क्या होगा, हम लोग को देख रहे हैं एंट्रोपी डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा तो हीट फ्लो नहीं कर सकता, यही तो क्लाउसियस का स्टेटमेंट है। क्लाउसियस बोल रहा है कोल्ड से हॉट में जाएगा लेकिन बाहर से वर्क हम लोग को करना पड़ेगा, और अगर बाहर से वर्क करना अगर पड़े हम लोग को तो तब सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यही पाएंगे, जो एंट्रोपी क्या होगा ना, एंट्रोपी ये सोर्स को हम लोग को Q1 हीट नहीं मिलेगा, जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क भी हमारा प्लस हो जाएगा, मीन्स इसको ज्यादा हीट मिलेगा। ये दे रहा कम हीट और दे रहा ज्यादा हीट, ज्यादा हीट अगर दे रहा तो एंट्रोपी का जो चेंज है माने ये जितना डिक्रीज हो रहा और ये जो इंक्रीज हो रहा, तो हम लोग देखेंगे बाहर से अगर वर्क कराया जाए तो इंक्रीज ही ज्यादा होगा, डिक्रीज कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी उसी को वो फॉलो कर रहा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे हम लोग केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देखें या तो हम लोग क्लाउसियस का स्टेटमेंट देखें, हम लोग दोनों ही में हम लोग देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को ही वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था केल्विन प्लैंक
स्टेटमेंट हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं क्या, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। इसका मतलब एंट्रोपी रिवर्सिबल में या तो जीरो होगा और इरिवर्सिबल में इंक्रीज करेगा, कभी भी जीरो से डिक्रीज नहीं करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो इनइक्वलिटी है, क्लाउसियस का इनइक्वलिटी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पर हम लोग प्रमाण कर दिए। सेकंड लॉ मीन्स कैल्विन क्लार्क के स्टेटमेंट के आधार पर और क्लाउसियस के आधार पर हम लोग शो किए जो डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और कहीं अगर रिवर्सिबल अगर है, हालांकि नेचर में ऐसा नहीं है, तो डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मीन्स देयर इज ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्लाउसियस इनइक्वलिटी, और इसी को साबित करने के लिए कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसको हम लोग लिए और उसको नेगेटिव तरीके से हम लोग लिए। हम लोग मान करके चले जो हीट को मान लीजिए पूरा पूरे वर्क में कन्वर्ट करना संभव है, लेकिन हालांकि ऐसा तो संभव नहीं है। अगर ये संभव है मान के चलेंगे तो कहाँ पर कंट्रडिक्शन हमको मिल रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी में कंट्रडिक्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कोल्ड से हॉट में जाएगा, तो कोल्ड से हॉट में जाने से क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज कर नहीं होता, हमेशा एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब कोल्ड से हॉट बॉडी में अगर हीट फ्लो करेगा तो कुछ एक्सटर्नल वर्क हम लोग को करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी पूरा पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है, कुछ हीट सिंक में हम लोग को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, जो कि सेकंड लॉ बोल रहा है। इसका मतलब दोनों ही सेकंड लॉ का दोनों ही स्टेटमेंट इस इनइक्वलिटी के साथ मेल खा रहा है। तो यही है क्लाउसियस इनइक्वलिटी।